अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान एक ऐसी खातून शख्सियत हैं जो अपने मकसद की वाज़ेह तस्वीर रखती हैं और माशरती रुकावटों के बावजूद अपनी ख्वाबों की हकीकत में तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता ब्रॉडकास्ट सहाफ़ी मुसन्निफ़ा डॉक्टर राबिया नूर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद उर्दू ट्रिब्यून की इस ब्रॉडकास्ट में। आपका बहुत शुक्रिया। राबिया, बताइएगा कि आपका सफ़र, जो सहाफ़ती सफ़र है, कैसे शुरू हुआ और क्या क्या मुश्किलात आपने इसमें देखी। बहुत शुक्रिया जुनैर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और आपकी ऑडियंस को मेरी तरफ से सलाम। सहाफती सफ़र मेरा शुरू हुआ था 2006 में एग्जैक्टली। जब मैं स्टूडेंट थी, खुद तालिब इल्म थी। मैं अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट थी, बीएस ऑनर्स कर रही थी और साथ साथ मैंने अपने सहाफती सफ़र का आगाज़ किया। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर से मैंने अपने सहाफती सफ़र का आगाज़ किया था। डेली द पोस्ट था और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक साल में शिफ्ट किया, साथ साथ अपनी तालीम को जारी रखा, एमफिल किया, फिर पीएचडी में एडमिशन लिया और एआरवाई न्यूज के साथ वाबस्ता रही। और गुज़िश्ता 14 साल मैंने एआरवाई न्यूज के साथ गुजारे, जो कि पाकिस्तान का एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज चैनल है। बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल और बीइंग अ टीचर, इन दोनों में क्या चैलेंजेस हैं? बीइंग अ मीडिया प्रैक्टिशनर, दोनों में अपने अपने चैलेंजेस हैं। और स्पेशली जब आप मीडिया प्रोफेशनल होते हुए प्रोफेसर भी हों, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चों की आपसे एक्सपेक्टेशंस ही अलग होती हैं। बच्चे आपको एज अ मीडिया फिगर जानते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको प्रैक्टिकली सिखाएं चीजों को। तो ये एक एक मीडिया प्रोफेशनल के तौर पर वो उसके अपने चैलेंजेस से, आप फील्ड में जाते हैं, आपको पता है मार्केट जो है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो इतनी पेइंग भी नहीं है। वो बहुत आपको मतलब थैंकलेस जॉब मीडिया की कहलाई जाती है। आप भी इससे वाबस्ता रहे हैं वहां पर पाकिस्तानी मीडिया में, तो आपने देखा है कि वो कितना पे करते हैं और कितना काम लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पे नहीं किया जाता। तो ये चैलेंजेस वहां पर थे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर और लेकिन वहां पर ये था कि आपकी जॉब का कोई टाइम नहीं होता था। ये एक पॉजिटिव भी था, एक प्लस भी था, और एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि कोई टाइम नहीं है, कभी भी बुला लेंगे। यहाँ आपको टाइम फॉलो करने पड़ते हैं, और हम जैसे आजाद जो पंच लोग हैं, उनको जब बिल्कुल। टाइम की बाउंड किया जाता है तो वो परेशान होते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर भी मेरा वही हिसाब किताब है कि बच्चों का जब भी आना, अभी भी आना जाना बीच में लगा रहता है, तो वो आते हैं, आके आपसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो उनको कंसल्ट करते हैं। तो ये जो टाइम का एक चैलेंज है ये भी है। और दूसरा फिर बच्चों की, मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन स्पेशली मेरे से, जो मेरे जैसे और भी साथी जो पढ़ा रहे हैं, मैं चूंकि परमानेंट पढ़ा रही हूँ, जॉब पे हूँ। जो बाकी साथी हैं वो विजिटिंग फैकल्टी पे आते हैं, तो वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस बच्चों की बहुत ज्यादा होती है कि मैं उनको मार्केट में भी नजर आऊं, ताकि उनके लिए एक रोल मॉडल बनूं और उनको फिर उनके लिए स्पेस भी क्रिएट करूं। तो मेरा चैलेंज इस हिसाब से जरा थोड़ा सा बाकी लोगों की निस्बत बढ़ जाता है। ये बताइए कि आप जब सहाफत में फुल टाइम जॉब कर रही थी, तो कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद हो, कोई ऐसा लम्हा मीडिया का, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी इलेक्शन कवरेज की है, बहुत सारे ट्रांसमिशंस इवेंट्स आपने कवर किए हैं, लाइव आपने किए हैं, तो कोई ऐसा लम्हा जो आप शेयर कर सकें हमारे नाजरीन से। ऐसे बहुत से लम्हात हैं जुनैर, लेकिन कुछ जो मेरे जहन में आ रहे हैं, चूंकि मैंने बहुत अरसा हेल्थ बीट की, अभी भी मुझे हेल्थ बीट रिपोर्टर के तौर पे काफी जगहों पे जाना पहचाना जाता है। तो जब मैं मैं हेल्थ आपसे बीट कर रब्ता रही थी, करता हूँ। हाँ, अब खुद भी मैं जब अस्पताल अपने बच्चों को लेके या खुद जाती हूँ, तो मुझे अपने जानने वाले जब मिलते हैं तो मुझे एहसास होता है मैंने बहुत काम किया है। तो उस दौरान में ये था कि बहुत सी स्टोरीज जब मैंने ब्रेक की। और फिर एक वो इंडियन जो था, वो जासूस था, उसकी जब पाकिस्तान में डेथ हुई है, तो उसकी स्टोरी ब्रेक, और जिसपे मेरी गले पे वो होता है ना, तलवार लटक रही है कि मर जाएंगे अगर ये स्टोरी गलत हो गई, और मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। तो ऐसी स्टोरीज ब्रेक करना और फिर उनका भार उठाना कि आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज कह रहा है कि ये खबर दोगी तो नौकरी जा सकती है, और आप उस पर स्टिक करते हैं, आप बिपर देते हैं, और उसके बाद आप बैठे हुए होते हैं अब मैं हूँ या नहीं हूँ। और फिर जब आपकी स्टोरी वो बाकी चैनल फॉलो करते हैं, और फिर आपकी जान में जान आती है, और फिर आप एक दिन ऐसे फिर रहे होते हैं फील्ड में जैसे आप बादशाह हैं। सो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उसके अलावा मैंने इमरान खान की जो रैली और जलसे जो उस वक्त में हुआ करते थे, मेरा ख्याल है यहाँ हम बोल सकते हैं नाम, बिल्कुल। जब वो जलसे होते थे, जब रैली इस्लामाबाद तक गई और उसकी पूरी लाइव कवरेज सारे रास्ते करते हुए जाना, वो उसमें इस तरह के वो इंसिडेंट्स। और आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया को भी टैग किया जाता है ना, ये फलानी पार्टी के साथ है, ये फलानी पार्टी के साथ है। तो एक जगह पे बिल्कुल। अपनी डीएसएनजी में जब सारी रात की कवरेज के बाद मेरी आंख लगी, मैं सो रही थी, एकदम लोगों का हल्ला लोगों ने बोल दिया हमारी डीएसएनजी पे। मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो देखा तो लोग डीएसएनजी को चूम रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पता चला जी वो एआर वाई के चूं के सपोर्टर हैं, उनको लगता है कि एआर वाई उनकी पार्टी को
वो करता है। तो वो कह रहे थे और वो लब रहे थे हमारे एंटी चैनल को कि उसको डंडे मारेंगे। तो हमने उनको बताया कि वो जा चुके हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है हमारे ही कुलीग्स उस उन गाड़ियों में बैठे हुए हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। बहुत सी जगहों से जब जैसे एक दफा अल्फा करीम, आपको पता होगा, हमारी बहुत नामवर तालिब इल्म थी, जिनको बहुत सराहा गया इंटरनेशनली, और वो बहुत इंटेलिजेंट थी। और जब उनकी मुझे कहा गया, मुझे एडिटोरियली असाइन हुआ कि मैंने, वो हॉस्पिटल में थी, कि मुझे जाके उनकी फुटेज बना के लेकर आनी है, क्योंकि एक चैनल ब्रेक कर चुका है। और मैं चूंकि खातून हूँ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो मैं भी उस वक्त, जाहिर है बच्चा दिमाग इंसान का, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे चूंकि असाइन हुआ है, मुझे जाना है, और मैं चली गई। और वो था जी आर्मी हॉस्पिटल। और वहां कैमरा लेके ले जाके मैंने खोल दिया कैमरा अपना। और आप अंदाजा करें, वो हमें पकड़ के बैठ गए। अब वहां से जान बख्शी करवाना इतना मुश्किल था। वो तो शुक्र है कि अरफा के जो वालिद थे, वो खुद आर्मी से लिंक थे, और उन्होंने फिर इस चीज को किया कि नहीं भाई, वो बच्ची अगर आई है करने के लिए रिपोर्ट, तो उसने मेरे से बात, जबकि मैंने उनसे भी बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इस वक्त मुझे सपोर्ट किया कि जी हमने, मेरे से बात की हुई थी। मेरा फोन उन्होंने लेकर मुझे वापस किया, और फिर मैं वहां से निकल के आई। फिर मैंने तौबा की और अपने जाके टीम से अपनी जो हमारे एडिटोरियल हेड, ब्यूरो चीफ थे, सबसे लड़ाई की कि आपने मुझे इतने रिस्क में भेज दिया, वो मुझे पकड़ के ले जाते, मेरा पता ही ना चल मैं कहाँ हूँ। और गलती पे भी हम थे, और हमें ये बताया नहीं गया। तो अब चूंकि मैं ऐसी जगह पे बैठी हुई हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, तो मैं उनको ट्रेन करती हूँ, उनको ट्रेन बताती हूँ कि करती बेटा हैं। योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, अपनी पहले है। अच्छा, पीएचडी की तरफ आते हैं। आपकी पीएचडी का आपका क्या टॉपिक था? आपने कैसे उसको कंपाइल किया? मैं भी आपके साथ मौजूद होता था जब आप बैठी होती थी। सुनैर, अब इससे आपको हैरत होगी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं अब एक प्रोफेसर हूँ आफ्टर माय पीएचडी। लेकिन मेरे पीएचडी का टॉपिक बहुत डिफरेंट था। मैं आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चर्स ने पीएचडी में म्यूजिक वीडियोस पर काम किया। मैंने सोशो पॉलिटिकल नैरेटिव्स इन पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियोस स्टडी किया, कि पाकिस्तान की जो म्यूजिक वीडियोस हैं उनमें सोशल और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को, यानी पॉलिटिक्स को कैसे शो किया जाता है, उसके क्या नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं। और उसकी वजह ये थी, ये टॉपिक करने की वजह ये थी कि पीएचडी एक प्रोफेशनल बंदे के लिए करना, वो भी जर्नलिस्ट के लिए करना, बहुत चैलेंजिंग है। एक तो वो भी, वो जो सहाफी हो जो हर वक्त फील्ड पे है, उसके पास वक्त नहीं है काम करने। मेरे से एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मैं मीडिया में से कुछ काम करूंगी, लेकिन मैंने वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि पीएचडी करने के लिए, ये विषय आपके लिए भी टिप हो सकती है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप भी कभी सोचे मैं पीएचडी कर लूं। करना वो चाहिए जिसमें इंसान का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, वरना रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है, इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे, आई वाज अ म्यूजिक लवर, तो मैं मशहूर थी फील्ड में भी कि वो वाली रिपोर्टर, एक तो लंबी, आई वाज द टॉलेस्ट वन, और दूसरा जिसके कानों में टूटियां लगी रहती है, हर वक्त गाने सुनती है या म्यूजिक सुनती रहती है। तो मैं वो मशहूर थी। तो मैंने जब देखा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, तो मैंने म्यूजिक पे काम शुरू किया। तो मैंने सोशो पॉलिटिकल नैरेटिव्स इन पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियोस स्टडी किए, जो मेरे आर्टिकल्स पब्लिश भी हुए, और मेरी रिसर्च को बहुत सराहा गया, क्योंकि पाकिस्तान में इस पे काम नहीं हो रहा था। उसके बाद काफी काम हुआ, मैंने खुद भी काम किया। अब मेरे स्टूडेंट्स भी इस पे काम करते हैं, क्योंकि म्यूजिक सबको पसंद होता है, और म्यूजिक के थ्रू किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है। प्रोटेस्ट सॉन्ग्स क्या होते हैं, इलेक्शंस पे कैसे प्रोटेस्ट सॉन्ग बनते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स कैसे चलती हैं म्यूजिक के अत्ता ऊपर, कोका के ऊपर और किस तरीके से। कैसे ट्रोलिंग होती है? मलकू का एक गाना हाँ है, एग्जैक्टली। नकदा कोका, उसके ऊपर क्या ट्रोलिंग चलती है। अच्छा, अब आप देखती हैं कि बिल्कुल। हाँ जी, आपको कैसे लगता है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने रवायती सहाफत पर क्या असर डाला है? पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव भी, दोनों चीजें हैं। आप पहले क्या सुनेंगे? पहले नेगेटिव सुने। पॉजिटिव बताओ पहले। हाँ नेगेटिव पहले बताइए। नेगेटिव। जी। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इस वक्त वो बाहर थड़े पे बैठा हुआ छली बेचने वाला भी अपने आप को सहाफी समझता है। हर कोई सहाफी बना फिर रहा है डिजिटल मीडिया पे। वो कहते हैं जी मेरे पास, मैं बस माइक पकड़ लगा लूं इधर, और मैं किसी से भी सवाल पूछने निकल आऊंगा, ना उन्होंने कुछ पढ़ा है, सेफ्टी तो बहुत दूर की बात, उनको एथिक्स का भी नहीं पता, किसी के भी पीछे जाके कैमरा खोल के खड़े हो जाते हैं, और सब सहाफी बने फिर रहे हैं, यूट्यूबर से लेकर हर कोई अपने नाम के साथ सहाफी लिख देता है, और वो कहता है मैं कुछ सीनियर कर। सहाफी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ बिल्कुल, और सीनियर सहाफी वाकई सही कह रहे हैं, लिखा हुआ होता है उन्होंने। फिर दूसरा, इसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि जो बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से जो लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें पढ़ने की भी क्या जरूरत है, जब ये सोशल मीडिया है, और हमें कुछ देखने की भी क्या जरूरत है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, इसके ऊपर रहकर हम कुछ भी कर लेंगे।
फायदा इसका ये है कि अब चूंकि ट्रेडिशनल मीडिया पे पाकिस्तान में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो बहुत से हमारे बड़े बड़े सहाफी थे जिनको बैन कर दिया गया। अब वो सोशल मीडिया पे बैठ के सारे अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी वो कैटर कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिविटी बहुत इससे फैल रही है कि कोई किसी का भी स्पोक्स पर्सन बन के सहाफी तक सहाफत ऐसे कर रहे हैं। एक और इसका फायदा है जो लोग कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरल जर्नलिज्म जो है वो उभर के सामने आ रही है कि हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा रहा है। लेकिन अच्छा कंटेंट बनाना, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत जिसे कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, यहाँ तक कि आपके सब्र के सहाफी साथ भी जो काम कर करना रहे थे पड़ता है, आपको सब्र लेके चलना पड़ता है। आपको खबर भी लेके आपको चलना व्यूज पड़ता है। की, सब्सक्राइबर की दौड़ में नहीं भागना पड़ता। आपने कुछ अगर डिलीवर बिल्कुल। करना है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। और फिर अपनी सीमाएं भी बनानी पड़ती हैं कि मैंने इस सीमा को पार नहीं करना तो मेरी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी, जो कि लोग गिरा रहे हैं। मैंने बड़े सहाफियों को अपनी क्रेडिबिलिटी गिराते हुए देखा है। लेकिन वो फिर अलग बात है, मोनेटाइजेशन, पैसा, ये भी मैटर कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूंगा कि हमारी जो इस टाइम मीडिया की जो लड़कियां हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको क्या आप एडवाइस करती हैं कि कैसे आपने आना है इस फील्ड में? क्या डिजिटल मीडिया अपनाना है या आपने रवायती सहाफत करनी है? और किस तरह से आपने एक आपको फॉलो करते हुए, एक रोल मॉडल बनाते हुए, किस तरह से मैदान में आके अपना नाम बनाना है? इसमें मैं थोड़ा सा जेंडर को साइड पे रखते हुए, मैं लड़कियों को भी और लड़कों को भी जो भी मीडिया में आना चाहता है, सबसे पहले उन सबके लिए पैगाम है कि इफ यू यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और आपको पता है कि आप ये करना चाहते हो, तो आपको आना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रख के आना चाहिए कि फौरी तौर पे पैसा नहीं मिलना शुरू हो जाता, और फौरी तौर पे पैसे की दौड़ में तो टिकटॉकर्स भी भाग रहे हैं। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनानी है, आपने सही सहाफत या अगर जर्नलिज्म करनी है तो कैसे करनी है, या मीडिया में और भी बहुत से ऑप्शन है आपके पास। जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पर आए, आप कंटेंट बना रहे हैं, आप कैसा बना रहे हैं, आप सब एडिटर हैं, आप कैसे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैशन। इफ यू हैव द पैशन एंड यू आर लर्निंग अबाउट इट, यू हैव टू बी अ लर्नर ऑल द टाइम्स। मैं इस पॉइंट पे भी आके, जब मुझे गुरु मानते हैं, तो मैं अपने आप को, मैं अभी भी सीखती हूँ। मैं बच्चों से भी सीखती हूँ, स्टूडेंट्स जो काम लाते हैं मैं उनसे भी सीखती हूँ। तो अपने अंदर सबसे पहले ये चीज पैदा करनी है। मैं ये देखती हूँ हमारे बच्चे आज ही आके समझ रहे होते हैं कि हमें सब पता है। सो ये इससे सबसे पहले निकलना है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे भी अपने आप को समझती हूँ मैं सीख रही हूँ। मैंने प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शिफ्ट किया और आज डिजिटल मीडिया पे भी शिफ्ट कर रही हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे मेरे अंदर इतना वो है कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हूँ। तो ट्रांसफॉर्म आप तब करते हैं जब आपने अपने अंदर सीखने का मार्जिन रखा होता है। दूसरा, खवातीन जो लड़कियां आ रही हैं उनके लिए स्पेशल पैगाम मेरा ये है कि एक तो पहली बात ये है कि शॉर्टकट कोई नहीं होता। देर आर नो शॉर्टकट्स। मेहनत, जहानत और आपकी तालीम और आपकी लगन, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और दूसरी बात ये कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। और कोई टाइमिंग कुछ मैटर नहीं करता। एक वक्त था, मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि फीमेल जो जर्नलिस्ट हैं वो टॉप नॉच पोजीशंस पे नहीं पहुंच पाती, और ऐसा है। अभी भी पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा है कि टॉप नॉच पोजीशंस पे कोई फीमेल जर्नलिस्ट आपको बैठी हुई नजर आएगी। वजह क्या है? शादियां हो गई, अब वो अपने फैमिली लाइफ है उनकी, वो रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक नहीं बैठ सकती। ये मसाइल आप में नहीं है, ये मसला आपके सिस्टम में है। सो सिस्टम से आपने लड़ना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर राबिया नूर हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, खवातीन खुद मुख्तार, पुरअज़्म और बाहिम्मत होती हैं और किसी भी नाकामी को अपना सबक बनाती हैं ताकि वो मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत और बेहतर बन सकें। ऐसी खवातीन की कहानियाँ माशरती तरक्की के लिए अहम होती हैं क्योंकि वो दूसरों के लिए मिसाल बनती हैं। इसके साथ ही आज की उर्दू ट्रिब्यून की पॉडकास्ट से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।